तो भाई लोग स्वागत है आज की नई वीडियो में। और भाई अपने साथ आया है आज एक नया शिकार। भाई तुम्हारे लिए डेली कोई ना कोई नया शिकार ढूंढ के लाता हूँ और आज अपना नया शिकार का नाम है सिदक मिनोचा। तो सिदक का नाम का मतलब पूछेंगे अपन पहले। थोड़ा डिफरेंट नाम है इसका, मतलब ट्रस्ट होता है पंजाबी में। अच्छा हाँ। और सरनेम मिनोचा है, पंजाबी सरनेम ही है, मतलब अरोड़ा ही होते हैं हम लोग एक तरीके के। अच्छा हाँ। ठीक है। तो भाई सिदक भाई आया है अपने दिल्ली इंडिया से और भाई यहाँ पे आया है पीएचडी करने के लिए। और बहुत ही इंटरेस्टिंग भाई की पूरी स्टोरी है, वो मैं आपको पूरा बताऊंगा अभी डिटेल में। और भाई को अभी डेनमार्क मूव हुए मतलब 3 हफ्ते हो चुके हैं ना। 3 हफ्ते हो गए। 3 हफ्ते हो चुके हैं और मैं पहला इंडियन हूँ जिससे मिल रहा है। चौथा इंडियन। अच्छा तो भाई 3 हफ्ते में सिर्फ इसको चौथा इंडियन मिलने को मिला है अभी। तो सबसे पहला मैं स्टार्ट करता हूँ भाई का थोड़ा सा ना अपन बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो सिदक भाई अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताओ, दिल्ली में क्या कर रहा था, क्या क्या कर चुका है अभी पीएचडी से पहले। बैचलर्स से स्टार्ट करते हैं और क्या कोर्स था और किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था अपना। मेरा बैचलर्स और मास्टर्स दोनों यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से ही है। अच्छा। तो मेरा बैचलर्स वेंकटेश्वरा कॉलेज बीएससी इन बायोलॉजिकल साइंसेज में था और उसके बाद फिर इंटरेस्ट बायोलॉजी में था, तो फिर मैंने मास्टर्स भी जेनेटिक्स में कर लिया फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। और उसके बाद फिर कुछ ना कुछ करते कराते पीएचडी के लिए अप्लाई किया एंड देन यहाँ सिलेक्शन हो गया। क्या बात है। और भाई मैं अभी सिदक से लगभग आधे पौने घंटे से पहले से बात कर रहा हूँ और भाई बहुत ही मेरे को लगता है मेरे ऐसे बच्चे के सामने तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा पढ़ाकू है, होशियार है। 24 एज है ना। 24 एज है भाई, यहाँ पे पीएचडी करने के लिए आया है। और पीएचडी वाले बच्चों को भाई यहाँ की गवर्नमेंट पे करती है उल्टा पढ़ने के लिए जो भी है। तो भाई को क्या सैलरी मिल रही है मतलब, और कैसा जा रहा है अभी तक पीएचडी का एक्सपीरियंस, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और मेरे को लगता है काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी बच्चों को जो वहाँ पे पढ़ाकू टाइप है सिदक जैसे, उनको यहाँ पे आने की या फिर अब्रॉड जाने की और इस पीएचडी वगैरह करने के लिए ना। तो बैचलर भाई ने बताया कि उससे दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है ना। तो उसके बाद में भाई जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है वो ये कि पूरी दुनिया में से भाई इंडिया के बाहर यूरोप ही क्यों डिसाइड किया पीएचडी के लिए, कोई इंग्लिश कंट्री क्यों डिसाइड नहीं की। तो यूरोप के बहुत स्पेसिफिक एडवांटेजेस हैं पीएचडी के लिए, बिकॉज यहाँ पे आपका ना वर्क लाइफ बैलेंस बहुत बेटर रहता है। आप 5 दिन काम करो, सैटरडे संडे आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप आके लैब में काम करोगे, आप बॉस के साथ रहोगे। सही बात है। वहीं आप यूएस चले जाओ, यूके का मुझे इतना आइडिया नहीं है बट यूएस में काफ़ी कुछ इंडिया जैसा ही है कि आपसे काफ़ी ज़्यादा काम लिया जाता है और आप अपनी एक साइंस के अलावा की लाइफ नहीं जी सकते। यहाँ पे उस चीज़ का एडवांटेज है। और अगर मैं कहूँ कि कोपेनहेगन ही क्यों, तो आप बहुत जगह जा सकते हो बट कोपेनहेगन में एक अच्छी बात ये है, मतलब और भी अच्छी बात है बट वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज़ कि यहाँ पे लोगों को इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है। तो यू कैन कम्युनिकेट वेल, आप बात कर सकते हो सब लोगों से। और कोपेनहेगन में ऑब्वियसली अगर हम साइंस की बात करें तो रिसर्च भी बहुत अच्छी हो रही है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि किसी जगह से कम है या कुछ है। यूनिवर्सिटी रैंकिंग भी बहुत अच्छी है। मैं कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी में हूँ, यहाँ पे और भी हैं, आरएस है, आलबर्ग है। तो डिपेंड करता है आपकी फील्ड पे भी और बाकी चीज़ों पे भी। बट कोपेनहेगन इज़ लाइक वन ऑफ द रियली गुड प्लेसेस सच में। और कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी भाई मेरे को लगता है बहुत ही अच्छी रैंकिंग में है वर्ल्ड वाइड। तो भाई इसमें सिलेक्शन होना भी बहुत बड़ी बात होती है मेरे को तो लगता है। अगर मैं अप्लाई करूं भाई अपने आगे स्टडीज़ के लिए या पीएचडी या कुछ भी करने के लिए, मेरे को नहीं लगता मेरी प्रोफाइल पे इसमें मेरा सिलेक्शन भी होगा। तो भाई मैं अब बात करूंगा कि क्योंकि यहाँ पे पीएचडी करने के लिए आए सिदक, तो भाई इसने आइल्स भी की थी क्या, क्योंकि मैं और नॉर्मल स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे आइल्स वगैरह करके। तो आइल्स का क्या प्रोसेस है भाई, पीएचडी वाले बच्चों को आइल्स करनी होती है। आइल्स आजकल मैंडेटरी नहीं है हर जगह, आपको रिक्वायर्ड नहीं है। वो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी यूनिवर्सिटी से एक इंग्लिश का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, ये स्टेट करते हुए कि आपकी सारी एजुकेशन इंग्लिश में हुई है। बट आई फील इट्स बेटर टू गिव आइल्स बिकॉज वो एक तरीके से इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल जाता है आपकी इंग्लिश की कैपेबिलिटीज़ को। और बेसिकली वही मैं कहूँगा कि मैंडेटरी नहीं है बट आपकी प्रोफाइल को वो स्ट्रॉन्ग कर देता है। अच्छा तो तुमने आइल्स की थी फिर। मैंने आइल्स दिया था और मैंने कोचिंग नहीं ली थी आइल्स की, मैंने खुद से ही प्रिपरेशन करी थी, ऑनलाइन वीडियोस देख के और ऑनलाइन टेस्ट सॉल्व करके, एंड फिर मैंने आइल्स का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था। भाई मैं बोल रहा हूँ ना, स्मार्ट बच्चा बैठा है आज अपने साथ, बहुत पढ़ाकू टाइप। तो भाई तुम्हारे फिर कितने बैंड्स आए थे। मेरा एग्रीगेट बैंड 8 आया था आइल्स में। क्या बात है भाई, 8 बैंड। और वो जनरल था एकेडमिक था। एकेडमिक। क्या बात है, गज़ब भाई गज़ब। सिद्धार्थ ने अपने वो बताया कि इसने कोपेनहेगन कैसे डिसाइड किया, पर मैं ये बोलूँगा कि यार तुमने तो चलो कर लिया डिसाइड, अगर मान लो कि कोई बच्चा भी जो भी इंडिया में है जहाँ भी बैठा है
एशियन कंट्रीज़ में किसी में भी, उसको मतलब कैसे एक कंट्री को मतलब सेलेक्ट करना चाहिए, क्या उसको चीज़ें देखनी चाहिए? तुमने कोपेनहेगन तक पहुँचे तुम मतलब सेलेक्ट किया, तो किसी से बात हुई थी तुम्हारी कभी, कोई तुम्हारे सीनियर से, या फिर कैसे रिसर्च की तुमने एक बेस्ट कंट्री के लिए अपनी पीएचडी के लिए? इसके लिए आपको बहुत सारे फैक्टर्स देखने होते हैं एंड फिर एक कंबाइंड डिसीजन लेना होता है। बट कोपेनहेगन की अगर मैं सिर्फ बात करूँ तो मेरे एक वन ऑफ द सीनियर फ्रेंड्स हैं, उन्होंने बोला था कि यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ये जगह अच्छी है साइंस करने के लिए। तो मैंने अप्लाई किया एंड मेरे ऑलरेडी कुछ फ्रेंड्स बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में थे। फिर मैंने उन लोगों से फीडबैक लिया कि ये जगह कैसी है, यहाँ पे एजुकेशन कैसी है, एंड उनके फीडबैक के बाद मैंने डिसाइड किया कि अगर यहाँ मेरा एडमिशन होता है तो मैं यहाँ पे ज़रूर आऊँगा। और इसके अलावा अगर किसी को भी अप्लाई करना हो या फिर कंट्री सेलेक्ट करनी हो, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले वो डिसाइड करे कि उसका इंटरेस्ट क्या है, कि एक्चुअली में वो किस फील्ड में जाना चाहता है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी कंट्री में आपकी टाइप का काम हो रहा हो, तो वो सब चीज़ें भी आपको दिमाग में रखनी चाहिए अप्लाई करने से पहले। उसके अलावा कुछ चीज़ें अब आपके फेवर में नहीं भी जाती, जैसे अब कोपेनहेगन में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ जाती है, बट मैनेजेबल है, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, मेरे लिए मैनेजेबल है, किसी के लिए नहीं भी हो सकता। तो ये सब चीज़ें भी आपको रखना चाहिए इन कंसिडरेशन। सही बात है। तो भाई अब अपन बात करते हैं कि पीएचडी का जो मतलब मूव होने का जो भी मतलब ये पूरा जो प्रोसेस है आपकी डेनमार्क जैसे मूव हुए, तो भाई उसमें जो फर्स्ट स्टेप जो था भाई पूरे प्रोसेस का आइल्स करने के बाद में, तो वो क्या था भाई? फर्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए लोगों को? फर्स्ट स्टेप जो होता है पीएचडी के लिए, आप 2 रूट्स के थ्रू जा सकते हो। पहला रूट ये है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म भरो जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अवेलेबल होता है। तो उसमें आप देखो कि अगर काम आपके पसंद का है, आप उसका फॉर्म भरो। ऑनलाइन फॉर्म्स ही होते हैं आजकल मोस्टली जगहों के, और यूरोप में अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ये सारे फॉर्म्स फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, तो आप बिना कोई फ़ीस दिए आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स अपने ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। फिर उन पूरे आपके एप्लीकेशन फॉर्म को एवेलुएट करने के बाद वो आपको बताएंगे कि आपका सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए हुआ है कि नहीं। एंड जो दूसरा रूट मैं कहूँगा वो है कि आप डायरेक्टली कोई ना कोई प्रोफेसर को ईमेल करिए, उनसे बात करिए कि उनके पास कोई पोजीशन अवेलेबल है या फिर वो इंटरेस्टेड होंगे आपको पीएचडी कराने के लिए, एंड फिर वो अपने एक पूरे रूट के थ्रू आपका एडमिशन प्रोसेस करवाते हैं। ठीक है। तो भाई अभी मेरे सामने जो 2 क्वेश्चंस निकल के हैं वो ये कि किसी को डायरेक्ट प्रोफेसर को कांटेक्ट करना है, तो वो प्रोफेसर्स को कहाँ से ढूंढें? एक तो उनको मतलब कैसे कांटेक्ट करें, है ना, और दूसरा ये कि अगर आप ये जो आप बोल रहे हो कि फॉर्म्स वगैरह जो भी भरने हैं, ये फॉर्म्स कहाँ से मिलेंगे? कोई भी एप्लीकेशन भरनी है उसका क्या, कहाँ से उनको ढूंढना है सब? इसके लिए आपको इंटरनेट पे रिसर्च करना पड़ेगा। अगर मैं प्रोफेसर ढूंढने की बात करूँ तो आपको जैसे अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट पता होना चाहिए। जैसे मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट इस प्रोटीन रिसर्च, तो मैंने देखा कि प्रोटीन्स के एक पर्टिकुलर टॉपिक में लोग कहाँ पे क्या क्या रिसर्च कर रहे हैं, एंड जहाँ मैं करना चाहता हूँ फिर मैंने उन प्रोफेसर्स की प्रोफाइल्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अवेलेबल होती हैं, वो ढूंढिए एंड उनको सीधा ईमेल कीजिए। जितना आप ईमेल करेंगे उतने आपके चांसेस बढ़ेंगे। रोज़ के जितने मेल कर सकते हैं कीजिए, और उसे बहुत स्पेसिफिक रखिए, उनका नाम लीजिए ईमेल में। और दूसरा मैं अगर कहूँ कि जो प्रोसेस है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, वो भी आपको वेबसाइट से ही मिल जाएगा। आपको बस सर्च करना है कि कहीं पे कोई पीएचडी की पोजीशन ओपन है क्या, कहीं पे कोई प्रोग्राम की पोजीशन ओपन है क्या, और वेबसाइट पे ही पूरा प्रोसेस उन्होंने समझाया हुआ होता है कि आपको फॉर्म कैसे कैसे भरना है। तो भाई मेरे को लगता है जो नेक्स्ट स्टेप होता होगा वो शायद इंटरव्यू का होता होगा, है ना? इंटरव्यू कॉल आती है या नहीं आती है, तुमको मना कर दिया था जो भी है। एग्जैक्टली। तो अगर इंटरव्यू हुआ था तो भाई कितने इंटरव्यू हुए थे, किसने लिया था, और क्या पूछा गया था इंटरव्यू में? ओके। और तुमने मेरे को जो बताया था ना कि कितने बच्चों ने भरा था और वो शॉर्टलिस्ट कितने अमाउंट थे, वो भी बताना है इसमें। समझ गया। तो इंटरव्यू का जो प्रोसेस होता है ये हर जगह अलग अलग होता है। कहीं पे इंटरव्यूज़ के 2-3 राउंड्स होते हैं, कहीं कहीं पे 1 राउंड मैक्सिमम 2 राउंड्स होते हैं। तो ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी पे। बट अगर मैं अपने केस में बात करूँ तो पहले कुछ लोग अप्लाई करते हैं, तो जैसे 400-500 एप्लीकेशंस आएंगी, उसमें से वो 40 बच्चों को उन्होंने सेलेक्ट किया कि इतनों को हम इंटरव्यूज़ लेंगे। तो उन 40 में नाम आया, एंड फिर उन 40 बच्चों का वो जब इंटरव्यू लेते हैं उसमें से वो कुछ और बच्चे सेलेक्ट करेंगे जो फाइनली आपको वो जिनको वो पोजीशन ऑफ़र करेंगे और फंडिंग ऑफ़र करेंगे। उसमें से हम 40 में से तकरीबन 16-17 लोग एक्सेप्ट हुए, जिनको फिर हमें पीएचडी के लिए बुलाया गया यहाँ पे। क्या बात है भाई, क्या बात है। तो भाई मैं तो यहीं पे जब इसने मेरे को बताया कि 400 बच्चों में से है ना सेलेक्ट हुआ, 400। हाँ, क्या बात है भाई। भाई इंडिया का अपना लौंडा पहुंच चुका है डेनमार्क उन 400 बच्चों में से सेलेक्ट होके, भाई बहुत बड़ी बात है।
और यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन मेरे को लगता है भाई बहुत मुश्किल है भाई यहाँ पे एंट्रेंस होना। बाकी भाई अपन कह रहे थे कि इंटरव्यू में क्या पूछा गया था? इंटरव्यू में आपसे साइंस में अगर आप रिसर्च या पीएचडी के लिए आ रहे हैं तो आपसे 2 टाइप की चीज़ें वो पूछ सकते हैं। एक तो वो पूछेंगे कि आपने पहले किस टाइप का काम किया हुआ है, यार आपको उसे एक प्रेजेंटेशन की फॉर्म में समझाना होता है, जिससे वो असेस करते हैं कि हाँ आपको कितने साइंस समझ में आती है। दूसरा आजकल ये भी होता है कि वो आपको खुद का कोई काम पढ़ने को देंगे एंड आपको उन्हीं का ही काम उनको पढ़ के समझाना होता है। उससे वो ये असेस करते हैं कि एक्चुअली में आप कितना कोई अलग चीज़ को भी समझ पाते हैं। अच्छा। तो इस टाइप का असेसमेंट उनका रहता है। इतना ज़्यादा वो स्पोकन इंग्लिश और ये सब चीज़ें नहीं मैटर करती उसके अंदर। दे आर रियली टेस्टिंग कि आपको आता कितना है काम करना। और उसके बाद वो आपसे जनरल क्वेश्चंस भी पूछते हैं कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा तो आप उसे कैसे रिजॉल्व करेंगे, अगर आपको ये वाली प्रॉब्लम आ जाएगी रिसर्च करते हुए तो उसे आप कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो वो एक तरीके का आपका पर्सनैलिटी असेसमेंट होता है और इन सब चीज़ों को मिला के आपकी ग्रेडिंग होती है एंड फिर सिलेक्शन होता है। अच्छा जी भाई। जब आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया, तुम 17 बच्चे सेलेक्ट हुए गए, तो भाई उसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप होता है और क्या किया फिर उसके बाद? जब पता लगा कि हाँ भाई सिलेक्शन हो गया, घर में लड्डू बट गए, माँ बाप ने सिद्धार्थ को आशीर्वाद दे दिया अच्छा कि हाँ बेटा, फिर क्या हुआ आगे? उसका लड्डू के बाद का अगला स्टेप ये होता है कि आपको यूनिवर्सिटी या फिर जो भी आप जगह जा रहे हैं वहाँ का एचआर डिपार्टमेंट आपको कांटेक्ट करेगा। अच्छा। मेरे केस में ऐसा था। और वो फिर आपका वीज़ा प्रोसेस शुरू कर देते हैं या फिर आपको वो बता देते हैं कि कैसे वीज़ा प्रोसेस शुरू करना है। फिर आप अपना वीज़ा के लिए जाते हैं, जो भी या तो आप एम्बेसी जाएंगे या फिर वीएफएस के ऑफिस जाएंगे जहाँ पे आपका बायोमेट्रिक्स होगा। एंड एक बार ही वो हो जाए फिर आपका वीज़ा लग के आ जाता है और फिर आप अपना टिकट्स वगैरह करा सकते हैं। भाई फिर काम हो गया, डन हो गया, मतलब स्टैंप लग गया है ना? लग गया। अब मैं सिद्धार्थ से पूछूंगा कि भाई इसका कितना खर्चा है, क्योंकि अपने को याद है रुपिंदर के टाइम पे भाई वो तो एकदम ही ऑलमोस्ट फ्री आई थी। तो सिद्धार्थ का टोटल कितना खर्चा हुआ, फ्लाइट्स का या फिर वीएफएस फीस का या फिर कुछ भी बीच में जो चार्जेस लगे हो? तो अब अगर हम डेनमार्क की बात करें, इसमें वीएफएस की फ़ीस होती है, इसमें हमें मिनिस्ट्री को भी एक फ़ीस देनी होती है। 2-3 टाइप की फ़ीस होती हैं, प्लस फ़्लाइट टिकट्स अगर मैं मिला लूँ तो 1.5 लाख के आसपास का खर्चा था जो यूनिवर्सिटी आपका रीइम्बर्स कर देती है। क्या बात है भाई, क्या बात है। सेम मतलब सेम वो रुपिंदर वाला केस है? सेम। अच्छा, और उसके बाद में फिर रहने करने का उन्होंने प्रोवाइड किया कुछ? नहीं, उन्होंने कुछ प्रोवाइड नहीं किया। एक डाउन साइड मैं कहूँगा यहाँ का ये है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स नहीं है, बट वो एक हाउसिंग फाउंडेशन के साथ आपको कनेक्ट कर देंगे जिसके थ्रू आप अपना घर एडवांस में बुक कर सकते हैं। तो वही सिद्धार्थ मेरे को बता रहा था, क्योंकि जिस जगह ये रह रहा है, जो भी इसको मिला है वो रेंटल अपार्टमेंट, वहाँ पे भाई इसका जो रेंट है 7800 क्रोन्स है ना? Exactly. और भी है कुछ एडिशन? नहीं, 7800 जो कि भाई बहुत ही महंगा है। मेरे तो एक बार से मैंने कहा भाई तू कैसे रहा है यहाँ पे? तो सिर्फ सिद्धार्थ ने मेरे को बताया, क्योंकि पीएचडी स्टूडेंट्स को यहाँ पे जो है सैलरी भी मिलती है एक। तो मैं सिद्धार्थ से पूछना चाहूँगा कि भाई इसको एक लमसम कितना अमाउंट मिल रहा है सैलरी का, आफ्टर टैक्स और बिफोर टैक्स, कोई भी अमाउंट जो भी बताना हो जैसे भी। अगर मैं सब कहूँ आफ्टर टैक्स सब कटा के आपके हाथ में 20,000 करोड़ के आसपास आता है यहाँ पे डेनमार्क में। अच्छा। जो एक बहुत अच्छा अमाउंट है एक पीएचडी स्टूडेंट के लिए, जो मेरे को लगता है बाकी यूरोप में भी इतना आपको नहीं मिलता कहीं पे भी। हाँ सही बात है, बिल्कुल। क्योंकि इंडिया का कितना हो गया सिद्धार्थ? इंडिया का हो गया, आप लगा लीजिए 20,000 करोड़, 2 लाख से ऊपर हो गया। 2 लाख, 2.25 लाख आसपास 2.25 हो गया। लाख के आसपास। उसमें से अभी तो ये जो भी है 8,000 ऑलमोस्ट करोड़ रेंट में दे रहा है। पर इसका भी शुरू में भाई तुम लोगों को रेंटल अपार्टमेंट या अकोमोडेशन की बहुत दिक्कत होती है, तो वो एक बार सॉल्व हो जाए तो फिर ये अपना कुछ और देख लेगा शेयरिंग में या जो भी है, तो इतना खर्चा नहीं होता फिर। तो बस यही है। बाकी क्या दिक्कत आ रही है? खाने वाने की दिक्कत आ रही है कुछ? अभी तक तो ऐसी, मतलब अगर आपको खुद खाना बनाना आता है तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी, बट अगर नहीं आता है तो दिक्कत आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्पाइसेस कम खाते हैं लोग और हम तो देसी लोग हैं। ऐसा कुछ चैलेंजिंग लगा है या फिर कुछ एक दिक्कत आई है जो तुम बोलना चाहोगे कि यार अगर मेरे को अभी वापस ऑप्शन मिले तो मैं शायद ये प्रिपरेशन करके आऊँगा ताकि मेरे को ये दिक्कत नहीं हो? ऐसा कुछ बोलना चाहोगे लोगों को? मुझे लगता है मोर और लेस सब सही गया। एक प्रॉब्लम है कि आपको फ्लाइट में एक पर्टिकुलर केजी से ऊपर नहीं लेके जाने देते। हाँ। तो आप सारा सामान नहीं लेके आ सकते, आपको यहाँ पे आके चीज़ें खरीदनी ही पड़ेंगी। और जो भी प्रॉब्लम्स है वो मुझे लगता है अगर आप फर्स्ट टाइम बाहर आ रहे हैं वो आपको फेस करनी ही पड़ती हैं, तभी आप सीखते भी हैं। तो और इतना कुछ नहीं डिफरेंस आता, ठीक है, आप सीख जाते हैं। एक पॉइंट मेरे को भाई याद आ गया फिलहाल, वो ये कि एयरपोर्ट से जब सिद्धार्थ आ रहा था तो भाई इसने अपनी जो है सिम कार्ड नहीं उठाया था वहाँ से।
जबकि इसको पता था कि वहीं से सिम कार्ड उठाना है। तो भाई सिद्धार्थ क्या हुआ था वो? हाँ, आप सिम कार्ड एयरपोर्ट से प्लीज़ ले लीजिएगा, बिकॉज मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था सिम कार्ड और वो 8 दिन बाद आया था, तो मैं 8 दिन के लिए अपने रूम में ही सिर्फ इंटरनेट यूज़ कर पा रहा था। वाईफाई प्रॉब्लम, हाँ, वाईफाई ही यूज़ कर रहा था, इसी चीज़ की प्रॉब्लम आ रही थी। और जबकि ये या तो एयरपोर्ट से भी ले सकता था, फ्री मिलता है वहाँ पे, या फिर आसपास भी कुछ शॉप्स होती हैं यहाँ पे भी फ्री मिल जाता है, वरना 30-40 करोड़ कुछ लगते हैं। लेकिन ये थोड़ी सी इससे गलती हो गई। और हाँ, मैं ऑनलाइन उसके लिए पे कर चुका था, तो हाँ। मैं ऐसे था कि मैं 2 सिम कार्ड का क्या करूँगा फिर। तो भाई आप जो भी नए आ रहे हो इस चीज़ का ध्यान रख सकते हो। और बाकी मेरे को लगता है यार जितने नए लोग आएंगे भाई सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होगा, कोई और आएगा वो कुछ और गलती करेगा, तो ऐसे ही आप सीखते हो यहाँ पे। बिल्कुल। और भाई अब बाहर आए हो अपने अपने खुद के दम पे, तो भाई जब तक गलती नहीं करोगे सीखोगे कैसे, और ऐसे ही अपना नया एक्सपीरियंस बनेगा। नए नए लोगों से मिल रहा है सिद्धार्थ भाई यहाँ पे, यूरोपियन लोगों से। पार्टी शार्टी चल रही हैं पार्टियाँ यहाँ पे चलती ही हैं और एवरी फ्राइडे। कोई गर्लफ्रेंड वगैरह बन गई है? बनानी नहीं है अभी। अच्छा ठीक है भाई। सिद्धार्थ भाई अपने पढ़ने में बहुत ज़्यादा जोर है। तो भाई फिलहाल यही थी भाई आज की वीडियो, और सब चीज़ आपको बता दी है। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है पीएचडी से रिलेटेड या फिर फालतू में भाई कोई परेशान नहीं करेगा, भाई का इंस्टाग्राम शेयर मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, लिंक आप इस नाम पे जाके विजिट कर सकते हो। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूँगा इसके इंस्टाग्राम का, तो भाई को आप कांटेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो। और फालतू में कोई ये नहीं हरकत है कि भाई कोई लड़की से कांटेक्ट करवा दे, ऐसा कुछ डैनिश लड़की से, ये सब बातें कोई नहीं करेगा। तो भाई यही थी बस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और सिद्धार्थ के लिए बहुत बहुत थैंक यू, ये यहाँ पे आया वीडियो बनवाने के लिए। और सब लोग अच्छा अच्छा कमेंट करके जाएंगे सिद्धार्थ के एफर्ट्स के लिए, यहाँ पे आके अपनी वीडियो बनाई है, पर्सनल चीज़ें शेयर की हैं, एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो थैंक यू सो मच सिद्धार्थ, और मिलते रहेंगे भाई। दिवाली आ रही है पास में, तो प्लान करेंगे कुछ ना कुछ हम लोग वापस दिवाली पार्टी का प्लान करते हैं। दिवाली पार्टी वीडियो बनाएंगे। और तो थैंक यू एंड मिलते हैं किसी अच्छी अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर, नमस्कार।